पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जमता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, सर आए बोले पढ़ना ही नहीं। हेलो, माई सेल्फ संजय कुमार मिश्रा एंड यू आर वेरी वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग में टॉपिक कंटेंट जो था वो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का सेंस आपको पता है, आपने थर्ड वीडियो में देखा था डायरेक्टिंग चैप्टर के, कि हम अपने एम्प्लॉइज को किस प्रकार से उनके वर्क पे, उनके साइट पे उनको किस प्रकार से हम मोटिवेट करते हैं। उसी मोटिवेशन टॉपिक को लेकर के हमारा फोर्थ वीडियो जो रहा वो रहा था अब्राहम मैस्लो जी का जो है हियरार्ची कॉन्सेप्ट जो था, कि कैसे एक मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक्सप्लेन किया था कि किस किस स्टेप पे कौन कौन से नीड्स हमारे एम्प्लॉइज के होते हैं, और उस नीड्स को मैस्लो जी ने एक्सप्लेन किया था। तो फोर्थ वीडियो हमारा था ये। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5, ये हमारा नया टॉपिक मोटिवेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है, और इसका नाम है इंसेंटिव्स। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन से ही ये एक नया वर्ड निकल के आया है, इंसेंटिव, और आजकल इस वर्ड की बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। क्या होता है इंसेंटिव? इंसेंटिव किसे कहते हैं ये जानना है। हम अपने हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को किस प्रकार से कन्विंस करें, कैसे कन्विंस करें, जिससे कि वह अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। मोटिवेशन और इंसेंटिव ये वर्ड्स किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। एक तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा ग्रुप होता है पर्सन्स का, उन सभी के लिए मोटिवेशन की बात होती है, उन सभी को हमें मोटिवेट करना है। लेकिन साथ ही साथ इंसेंटिव एक ऐसा वर्ड है जो हमारे हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को उसके थॉट को किस प्रकार से कन्विंस किया जाए, किस प्रकार से उसको इम्पैक्ट किया जाए, जिससे कि वह अब काम करने के लिए कन्वर्ट हो पाए, काम करने के लिए एग्रेसिव हो पाए, काम करने के लिए पॉजिटिव हो पाए। इस प्रकार के जो हम मोटिवेशन देते हैं, यहाँ हम उसको नाम देते हैं इंसेंटिव। हम अपने एम्प्लॉइज को किस प्रकार से काम करने के लिए उनके सोच को, उनके थॉट को, उनके इमेजिन को कन्वर्ट कर पाते हैं, उसी को हम यहाँ इंसेंटिव कहते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पे इसका डिफिनीशन क्या दिया जा रहा है। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स ए पर्सन टुवर्ड्स सम गोल। किसी गोल को अचीव करने के लिए किसी पर्सन को किस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाए, जिससे कि वह पर्सन, वह एम्प्लॉय, वह सबऑर्डिनेट उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए कन्विंस हो पाता है, उस काम को करने की उसकी इच्छा बन पाती है। यही होता है इंसेंटिव। लेकिन अब इस इंसेंटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंसेंटिव दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मॉनेटरी इंसेंटिव, या कह सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, और दूसरा होता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होगा? वो इंसेंटिव जो हम अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मनी के रूप में, सैलरी के रूप में कुछ ना कुछ एडिशनल, कुछ अमाउंट ऐड करके, जो सैलरी उनके साथ डिसाइड हुआ उस सैलरी के अलावा उनको हम कुछ एडिशनल एडवांटेज मनी के रूप में देते हैं। और इस तरह से जब हम सैलरी के साथ ऐड करके एक एडिशनल अमाउंट अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, उनको इस बात के लिए कन्विंस करते हैं, तो शायद वो काम करने के लिए ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव।
तो कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जरा उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं और अपने एम्प्लॉइज को हम देते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होता है। पहला यहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस ये क्या होता है? अलाउंस को हिंदी में वैसे वर्ड यूज किया जाता है भत्ता। जो हमारा बेसिक सैलरी होता है, एम्प्लॉइज को जो सैलरी डिसाइड होता है बेसिक सैलरी, उस बेसिक सैलरी के अलावा, जैसे सपोज दैट एक एम्प्लॉय हमारे वहाँ जॉब पे ज्वाइन करता है, उसको 10,000 रुपीज़ सैलरी डिसाइड हुआ कि आपको हर महीने 10,000 रुपीज़ सैलरी दिया जाएगा। लेकिन वो जब यहाँ काम करता है तो उसके साथ कई सारे सर्कमस्टांसेस काम करते हैं, जैसे कि वो बहुत दूर से आता है, उसका लगभग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, जहाँ उसका जॉब है वहाँ से उसका रेजिडेंस का डिस्टेंस 10-20 किलोमीटर एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो ऐसे में उसको आने जाने के लिए फेयर की ज़रूरत पड़ती है। जितना उसको सैलरी नहीं मिलेगा उतना, उससे ज़्यादा तो उसको आने जाने का खर्च निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स दिया जाता है अलावेंस के रूप में। और वो अलावेंस जैसे डीएनएस अलावेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको महंगाई भत्ता, यानी जैसे गवर्नमेंट अगर चीज़ों के मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उस महंगाई से अपने एम्प्लॉय को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को हम समय समय पे महंगाई भत्ते के रूप में, डीएनएस अलावेंस के रूप में हम उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। जैसे 1,000 रुपये उनके सैलरी में ऐड हो गया कि अब 10 की जगह आपको 11 मिलेगा, जो महंगाई बढ़ रही है उसको मैनेज करने के लिए। इसी तरह से सिटी कंपेंसेशन या सिटी अलावेंस बोल सकते हैं, यानी शहरों में या बड़े बड़े शहरों में जब जाते हैं तो वहाँ का रेजिडेंशियल लॉजिंग फूडिंग का खर्च बढ़ जाता है। अगर एम्प्लॉई एक छोटे से शहर से निकल के बड़े शहर में जाता है, अब जितना बड़ा शहर मिलेगा उसको सिटी मिलेगा, उस हिसाब से अभी 2 रूम का फ्लैट अगर हम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में छोटे से जगह पर लेते हैं तो 2 रूम का फ्लैट हमको 2-3 हज़ार रुपये 4,000 रुपये मिल जाता है। लेकिन वही 2 रूम का फ्लैट अगर दिल्ली में लेना हो, बॉम्बे में लेना हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लेने हो, तो वो 2 रूम का फ्लैट वहाँ पे 10,000 15,000 का मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने एम्प्लॉइज को अलग से सिटी अलावेंस, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस के नाम पे कुछ पैसा देता है, माउंटेन या हिल अलावेंस के नाम पे, वर्दी अलावेंस, अगर आप वर्दी पहनते हो, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को गवर्नमेंट क्या देता है, वर्दी खरीदने के लिए, उनका ड्रेस खरीदने के लिए भी अलावेंस देता है। इस तरह से जो है ट्रैवलिंग अलावेंस दिया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सुने होंगे टीए, ट्रैवलिंग अलावेंस, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलावेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, जिससे वो काम करने के लिए डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। अगला पॉइंट है बोनस। बोनस क्या होता है? हर एम्प्लॉय को जो मंथली सैलरी दिया जाता है वो तो है ही कि 12 महीने काम कर रहे हैं, 12 महीने उनको सैलरी मिलना है, 12 मंथ तक उनको सैलरी देना है। लेकिन जैसे इंडिया में भी एक सिस्टम है और बाहर भी है, अदर कंट्रीज में भी है, कि एम्प्लॉइज को उनके काम, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए निश्चित रूप से उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो अलग से एडिशनल अमाउंट ईयर एंड में ऐसा कुछ डिक्लेयर करता है कि आप काम किए हो, उसके आधार पे आपको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है। बोनस कैसे दिया जाता है? तो फर्म का जो प्रॉफिट होता है, जो उसका प्रॉफिट का लिमिट उसने डिसाइड किया है, उस प्रॉफिट के लिमिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है फर्म को, तो फर्म ऐसा कोशिश करता है कि अपने एम्प्लॉइज को एडिशनल जो प्रॉफिट होता है उसमें से बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यह बोनस का अमाउंट बहुत ध्यान देने वाली बात है। कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि बोनस कितना होता है, तो अपने एम्प्लॉइज का जो एनुअल पे होता है, एनुअल सैलरी जो होता है, उस एनुअल सैलरी का 8.33% मिनिमम बोनस का यह लीगल रूल है कि 8.33% का हमको अपने एम्प्लॉइज को बोनस डिसाइड करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। अपर लिमिट इसका डिसाइड नहीं है कि अपर लिमिट आप कितना देना चाहते हो, दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 8.33% ऑफ एनुअल पेमेंट
आपको देना पड़ता है। इसी तरह से अगला फाइनेंशियल इंसेंटिव में होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होगा, तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के साथ एक कमिटमेंट किया होता है, एक डील किया होता है, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, और उस डील के अकॉर्डिंग ये तय हो सकता है, जैसे कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज से किया है कि 5 लाख रुपीज़ से ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में हम आप लोगों को भी कुछ ना कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ये महसूस होता है कि नॉर्मली हमको तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ प्रॉफिट मिल ही रहा है, सैलरी मिल ही रहा है, लेकिन अगर हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, तो जो फर्म का टोटल टर्नओवर होगा, इफ़ दैट टर्नओवर इज मोर देन 5 लाख रुपीज़, अगर डील हुआ है ऐसा तो 5 लाख रुपीज़ से ऊपर का जो भी प्रॉफिट आता है फर्म का, उस प्रॉफिट में से एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉइज को शेयर के रूप में, प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप क्या होता है, को पार्टनरशिप में ये होता है और प्रॉफिट शेयरिंग में दोनों लगभग सिमिलर वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि आपको केवल फर्म की प्रॉफिट में ही हिस्सा दिया जाता है। आप फर्म के ओनरशिप में शेयर होल्डिंग, स्टेक होल्डिंग आपकी नहीं हो सकती है। यहाँ जो हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी स्टेक होल्डिंग या ओनरशिप नहीं होगी। फर्म को प्रॉफिट होगा, एक लिमिट से ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसमें उनको प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। लेकिन जब बात करेंगे को पार्टनरशिप में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक जो लिमिट ऑफ प्रॉफिट बताया गया था उससे ऊपर जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको क्या करती है, उतने ऊपर के हिस्से के लिए उनका प्रॉफिट जब डिसाइड करती है तो प्रॉफिट तो देती है, साथ में उनको उसके बदले में शेयर दे देती है। शेयर को पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि उनको कंपनी के ओनरशिप में इन्वॉल्व किया जाता है। और ऐसे कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो कंपनी के जैसे शेयर जो होते हैं ना, तो कंपनी उनको पैसे न दे करके, प्रॉफिट का पैसा न दे करके क्या दे देती है, शेयर दे देती है प्रॉफिट के रूप में। जैसे कंपनी को 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट डिसाइड था कि इतना प्रॉफिट अगर होगा तो ठीक, इससे ऊपर अगर होता है प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी ये जो 6 या 7 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, इस 2 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट को कंपनी अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उनको कैश पेमेंट न करके कंपनी उनको क्या करती है, अपने शेयर्स उनको दे देती है, उतने अमाउंट का शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को फ्री में दे देती है। इसको हम ESOP या एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहते हैं, ताकि अपने एम्प्लॉइज को हम जब शेयर देते जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि वो एम्प्लॉइज भी कंपनी के ओनरशिप में एक अच्छी होल्डिंग बनाने लगते हैं, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हमारे एम्प्लॉइज के पास कलेक्ट हो जाते हैं हर साल प्रॉफिट के रूप में मिलते। अगला होता है यहाँ पे कमीशन। कमीशन भी हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव के नाम पे कमीशन देते हैं। जो हमारे सेल्समैन होते हैं, जो हमारे मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हुए एम्प्लॉइज होते हैं, कि हाउ टू इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ सेल्स की वैल्यूम को कैसे बढ़ाना है, कैसे हम अपने सेल्स को इंक्रीज करें, तो हम अपने उन सेल्समैन को, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, सेल्स के मैनेजर को हम इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि अगर आप सेल्स बढ़ाओगे, आप सेल्स करते हो और इस लिमिट से ऊपर का सेल्स करते हो, तो आपको इस लिमिट से ऊपर के सेल पे हम आपको 5%, 2%, 3%, 1% का कमीशन आपको एडिशनली देंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट के हमारे स्टाफ्स होते हैं, उनको ये महसूस होता है कि सैलरी के अलावा अगर हम अच्छा मेहनत करते हैं, सेल्स अच्छा कराते हैं, तो डेफिनेटली हमको एडिशनल इनकम होगा। और इस इनकम को गेन करने के लिए, इस इनकम को बनाने के लिए वो सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा
कन्विंस्ड होते हैं कि वो बेहतर तरीके से सेल्स को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट दे रहा है कैश रिवार्ड्स फॉर सजेशन। ये भी होता है कैश रिवार्ड्स फॉर सजेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव का ये एक लास्ट बेनिफिट है। ये कैसे होता है? कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक ऑफर दिया जाता है कि अगर आप कंपनी को इस प्रकार के सजेशंस अवेलेबल कराते हो, इस प्रकार के सजेशंस एडवाइस देते हो जिससे कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, कंपनी के खर्चे कम कर दिए जाएं, तो अगर इस प्रकार के आपने बेहतर ऑप्शन, बेहतर प्लान कंपनी के सामने रख दिया, एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना दिया आपने, और कंपनी को ये प्लान अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से कंपनी आपको उस सजेशन के बदले में कुछ अवार्ड आपको देती है कैश के रूप में। इससे क्या होता है कि कंपनी के जो भी डायनेमिक या डिसीजन मेकिंग टाइप के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कंपनी की बेस्ट के लिए क्या अच्छा से अच्छा सजेशन निकाल सकते हैं, और इससे हमारे एम्प्लॉइज के थॉट्स बड़े होते जाते हैं, उनके काम करने की सोचने की स्किल भी बेहतर होती है सजेशंस देने के कारण से। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे। अभी बात करें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बहुत बड़ा कैटेगरी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल, भैया कोई भी व्यक्ति पैसा कम देना कम चाहता है, लेने के लिए सब तैयार होते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में आपको अगर कुछ पॉइंट्स कम भी दिख रहे हैं तो नॉन फाइनेंशियल में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ आपके सामने दिख रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव के रूप में फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं करती है, आपकी फाइनेंशियल बैकअप नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा भी हर जगह कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो ऐसे कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज के लिए पैसे के अलावा भी और भी तरीके होते हैं जिससे अपने एम्प्लॉइज को कन्विंस करता है, काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो आइटम है, पहला आइटम यहाँ दिख रहा है नॉन फाइनेंशियल में, स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? कल हम लोगों ने पढ़ा था मैस्लो का जो हियरार्ची कॉन्सेप्ट था, उसके आधार पे हमने पढ़ा था 5 स्टेप थे उसके, 5 स्टेप्स। तो इसमें स्टेटस में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसके जो बेसिक नीड्स हैं वो एक एक नीड्स को पूरा करते करते एक ऐसे लेवल पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे जगह पे अपना आइडियल सेट करता है जहाँ पे उसको लगता है कि मेरे स्टेटस, सोशल स्टेटस हमारा बेहतर हो, हमको अच्छी गाड़ी, कंपनी की गाड़ी मिली हो, कंपनी का पार्किंग का सिस्टम मिला हो, कंपनी का हाउस मिला हो, एक अच्छा टेबल, एक अच्छा ऑफिस हमको दिया गया हो, हमारे नीचे हमारे स्टाफ दिए गए हों, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। तो वो भी स्टेटस, एक एम्प्लॉय अगर बेहतर परफॉर्म करता है, सपोज कर वो असिस्टेंट है, फिर हमने उसको मैनेजर बना दिया, अब उसको लगता है उसकी पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके राइट्स बढ़ गए, ठीक है, थोड़ी उसकी फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। जब वो डेजिग्नेशन बड़ा होगा तो उसको फैसिलिटीज़ भी ऑटोमेटिकली, बड़े फैसिलिटीज़ भी मिलने शुरू हो जाते हैं, उसको लगता है कि उसकी स्टेटस बढ़ रही है मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टेटस भी कई बार हमारे एम्प्लॉइज को बोनस के रूप में, बूस्टर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। हम अपने एम्प्लॉइज को भी बहुत सारे जो कंपटीशंस हैं उनके बारे में भी बताते हैं, और हम अपने एम्प्लॉइयों के बीच में एक कंपटीशन भी क्रिएट कराते हैं कि जो एम्प्लॉय बेहतर करेगा, कॉम्पिटिटिव होगा, कंपटीशन लेने के लिए तैयार होगा। इस प्रकार का जब माहौल बनता है तो इस कंपटीशन के माहौल से एक दूसरे से बेहतर करने की एक होड़ लग जाती है हमारे एम्प्लॉइज में कि हम अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे, और ये बेहतर परफॉर्मेंस से निश्चित से हमारा एम्प्लॉयर हमसे सेटिस्फाइड होगा, तो हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी, मतलब हमारा स्टेटस बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हम इनको कंपटीशन के द्वारा भी हम इनको मोटिवेट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी, तो जॉब सिक्योरिटी में क्या देखेंगे हम कि हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरी जॉब सिक्योर्ड हो। तो जॉब सिक्योरिटी, जैसे आप देखते होंगे 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक आउटसोर्सिंग से रखे जाते हैं और एक डायरेक्ट रखे जाते हैं।
तो आउटसोर्सिंग और डायरेक्ट एम्प्लॉइज में क्या डिफरेंस होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, मतलब कहीं उनको 1 साल के लिए रख दिया गया, जॉब दे दिया गया। अब 1 साल के लिए रखा गया है, उन्हें पता नहीं है कि अगले साल वो कहाँ रहेंगे, क्या उनकी जॉब कंटिन्यू चलेगी कि उनकी जॉब 1 साल के बाद चली जाएगी। तो हमेशा उनके साथ इस प्रकार का हौच पौच बना रहता है कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। अगर हमारा वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कर रहा हो, तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हो सकता है हम डायरेक्ट कंपनी में उसको क्या कर लें, डायरेक्ट कंपनी में उसको अटैच कर लेते हैं। यानी वो कॉन्ट्रेक्चुअल से क्या हो गया, परमानेंट जॉब हो गया। यानी उसको लगता है कि मेरी जॉब अगर मैं बेहतर परफॉर्म करूंगा तो मेरी जॉब की सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए भी अगला है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का सेंस यहाँ पे ये हो गया कि जॉब इनरिचमेंट जब बात होगी तो इसमें कोशिश ये किया जाता है कि किस प्रकार से हम कोशिश करें ये कि हमारा जॉब की क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स ये हमारा और बेहतर होते चला जाए। जॉब रिचमेंट, जॉब में और तरक्की के रास्ते बने और ऊपर ऊंचाइयों तक हम जा सकें, अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन फील कर सकें। जो हमें आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अच्छे राइट्स के साथ दिए जाएं, एक चैलेंजिंग जॉब मिले हमें। तो ये हमारा जॉब इनरिचमेंट का मतलब मुझे जॉब से सेटिस्फैक्शन भी हो, इफेक्टिवली कर सकें हम इस काम को और थोड़ा दायरा भी बड़ा हो जाए काम करने का। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया, एक तरह से देखा जाए तो हम इसको कर सकते हैं प्रशंसा करना, उसकी अप्रेज करना। यानी कि अगर हमारा एम्प्लॉय बेहतर तरीके से काम करता है तो वो चाहता है, ज़रूर चाहता है कि उसका जो सीनियर है, उसका बॉस है, उसका जो ओनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कम से कम उसको कुछ अवार्ड दे, उसको शाबाश बोल दे, उसको वेल डन बोले। ये अगर 100 एम्प्लॉइयों के बीच में से किसी एक एम्प्लॉय को अगर इंडिविजुअली वेल डन, शाबाश, इस तरह के सुपर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित रूप से यह उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है चैलेंजिंग जॉब। चैलेंजिंग जॉब, कई बार होते हैं हमारे एम्प्लॉय जो जॉब को चैलेंज के साथ करना चाहते हैं लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो जॉब में एक चैलेंज लाया जाए, नए नए चीज़ों के साथ हमारे एम्प्लॉयज अगर जुड़ सकते हैं तो उनको जोड़ा जाए, उनको नए नए चैलेंजेस उनके सामने रखे जाएं, जिससे उन चैलेंजेस को लेने से उनकी स्किल और बेहतर होती जाती है। तो इस प्रकार से उनको कहा जाएगा कि अगर आप ये काम करते हो तो कल आपको इस काम को लिए भेजा जाएगा। अगर आप इंडिया में इतना प्रोडक्शन या इस मशीन का इस प्रकार से आप रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, तो कल आपको पूरे टीम के, आपके जो साथ के वर्कर हैं, आपको उन सभी का सुपरवाइजर आपको बना दिया जाएगा। तो ये इससे क्या होता है कि इनको जॉब को चैलेंज के साथ लेने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। हर एम्प्लॉय को ग्रोथ चाहिए होता है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ऊंचा करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, आगे निकलना चाहता है। आगे निकलने की होड़ हर एम्प्लॉय के बीच, हर व्यक्ति के बीच होता है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, वो देखता है कि क्या मैं जब जॉब जहाँ कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, क्या उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ तो करूँगा, लेकिन क्या ऐसा वो जगह है जहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे तो मैं भी ग्रोथ कर पाऊंगा? क्या मेरा वो जॉब है ऐसा जिससे कि मेरे भी आगे ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिले? उस काम को सीख के, उस काम को करके मेरा फ्यूचर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन। अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, मैंने कहा अभी कि अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को कहता हूं कि अगर आप इतनी प्रोडक्टिविटी करते हो, अगर आप अपना ये चैलेंज, अपना ये टारगेट अचीव करते हो, तो आपको घूमने के लिए, फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको दुबई का एक फ्री ट्रिप दिया जाएगा। अगर हम अपने एम्प्लॉइज को इस प्रकार की बात करते हैं
कि आपको एक दुबई का फ्री ट्रिप दिया जाएगा, विदाउट पेमेंट आपको जाना है दुबई, घूम के आना है। अगर आपको इस तरह का ऑफर प्रोवाइड किया जाता है तो अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन सेंस यही है कि आप अगर ये करते हो तो आपको यहाँ भेजेंगे, अगर आप ये काम टारगेट पूरा करते हो तो आपको मैं इस सेमिनार में भेजूंगा, आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। उस ट्रेनिंग के साथ ही साथ निश्चित रूप से जैसे वो ट्रेनिंग मिलेगा आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका स्किल डेवलप हो सकता है, जिससे आप आगे चल करके आपको और सारे अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ मिलते जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम ये कहीं ना कहीं कैश रिवार्ड फास्ट सजेशन था उससे मैच करता हुआ है सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को इस बात के लिए भी अलाउ करते हैं कि आप अगर कंपनी को आवश्यकता पड़ने पे सजेशन देना चाहते हो, सजेशन दे सकते हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हो, नए नए विकल्प ऑप्शंस के बारे में बता सकते हो, तो आपका वेलकम होगा। इस तरह से आपको सजेशन के लिए भी कंपनी इनवाइट करती है। अगर सपोज करिए 200 लोग कहीं काम कर रहे हैं और उसमें से किसी एक पर्सन को बुला करके वहाँ का ओनर ये पूछता है कि अरे भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, जरा आप बताओ कुछ क्या किया जा सकता है इस काम के लिए, तो 200 वो एम्प्लॉय में से किसी एक को बुला करके अगर कंपनी के ओनर ने एक सजेशन मांग दिया कि तुम बताओ क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा तो ज़रूर प्राउड फील होता है, गुड फील होता है कि हमको सर ने बुलाया, हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने बुलाया, इस काम के लिए मुझसे राय मांगा, सुझाव मांगा, और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। और एक बार अगर आपको वेल डन मिल जाता है, आपका सजेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपको लगता है कि आपके अंदर कोई पोटेंशियल तो है। और एक बार जब आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी स्किल दिखाई देने लगती है, तो आपका कॉन्फिडेंस, बात करने का, काम करने का हर तरीका आपका डिफरेंट होता है, और निश्चित रूप से आप आगे चल करके और भी नए नए अपॉर्चुनिटी और नए नए चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो थे हमने आज पढ़ा इंसेंटिव के बारे में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि हम कैसे हर एक इंडिविजुअल को अपने फॉर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग हम उनको पर्सनली कन्विंस कर पाते हैं। यही हमारा होता है इंसेंटिव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखें और थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें, जिससे कि ये वीडियो थोड़ा मार्केट में और सारे बच्चों को और सारे लोगों को भी हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।